हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कानपुर विश्वविद्यालय के बीएड सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड की यूनिट 6 और 7 पढ़ेंगे। ये थर्ड पेपर की यूनिट 6 और 7 है और ये इजी नोट्स के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एमसीक्यू हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं समय ना लेते हुए। यूनिट 6 है प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रशासन। ये थर्ड पेपर की 6 यूनिट है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन के महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। ऑप्शंस दिए हैं सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति, सार्वभौमिक शिक्षा के स्तर पर बेसिक शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्श या नमूने के रूप में लागू करना। सी दिया है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति तथा बेसिक शिक्षा को सार्वभौमिक शिक्षा के स्तर पर नमूने के रूप में लागू करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शंस दिए हैं और इन 4 ऑप्शंस में जो ऑप्शन नंबर सी है ये राइट आंसर है। भारत में प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन के महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति तथा बेसिक शिक्षा को सार्वभौमिक शिक्षा के स्तर पर नमूने के रूप में लागू करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि संविधान लागू होने से किस अवधि के भीतर समस्त बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करने का दायित्व संविधान द्वारा राज्य पर आरोपित किया गया था? तो कब? तो ऑप्शंस दिए हैं कि 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष या 5 वर्ष। तो ऑप्शंस इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 3 नंबर है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व किस आयु वर्ग के बालकों के संबंध में था? 14 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष की आयु तक, 6 से 14 वर्ष की आयु तक और 8 से 16 वर्ष की आयु तक। तो किस आयु तक था? 6 से 14 वर्ष की। ऑप्शन नंबर इसका सी, ये राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का क्या किया गया था? प्रावधान संविधान में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस वर्ष के पूर्व तक शिक्षा का दायित्व पूर्णतः राज्यों का विषय था? यानी कि एजुकेशन जो था वो राज्यों का विषय था। कब तक? 1976 के पूर्व, 1978 के पूर्व तक, या 1980 के पूर्व तक, या 1985 के पूर्व तक। तो किस वर्ष तक था, कब तक था? ऑप्शन नंबर इसका ए 1976 के पूर्व तक। यानी कि 1976 के पूर्व तक क्या था कि जो एजुकेशन था वो राज्य सूची का विषय था, पूर्ण रूप से राज्य सूची का विषय था। लेकिन वर्तमान में क्या है? समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें राज्य और केंद्र क्या है, इसके प्रावधान बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस वर्ष शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया? देखो अभी हम बात कर रहे थे समवर्ती सूची, तो आप क्वेश्चन भी आ गया कि किस वर्ष शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया? किस वर्ष? 1978 में, 1985 में, 1970 में या 1976 में? तो किस वर्ष रखा गया? 1976 में। किस वर्ष? 1976 में रखा गया। यानी कि अभी ऊपर क्या दिया गया था कि ऊपर दिया गया था कि किस वर्ष के पूर्व तक शिक्षा का पूर्णतः दायित्व था राज्यों का? 1976 तक। यानी 1976 के बाद 1976 के बाद क्या किया गया कि शिक्षा को समवर्ती सूची में रख दिया गया। समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसमें क्या होता है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें क्या करती हैं, उस सूची के विषयों पर क्या करती हैं, कानून बना सकती हैं। तो क्या कर दिया गया, शिक्षा को 1976 में समवर्ती सूची में रख दिया गया, तब से ये लागू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान लागू होने के समय शिक्षा को किस सूची में रखा गया था? किस सूची में रखा गया था? तो आप अभी समझ सकते हैं कि हम आगे डिस्कस कर चुके हैं कि पहले क्या था, राज्य सूची का विषय था। तो किस सूची में रखा गया था? राज्य सूची में रखा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला देखो, वर्तमान में शिक्षा सूची किस सूची का विषय है? ऑप्शंस दिए समवर्ती, राज्य, संघ या सभी। तो अभी हमने क्या देखा कि वर्तमान में क्या हुआ कि उसको 1976 के बाद शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि समवर्ती सूची, यानी 1976 के बाद से शिक्षा क्या है, समवर्ती सूची का एक महत्वपूर्ण विषय हो गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है,
एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दिया गया है कि भारत में व्यापक राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष तैयार की गई थी। किस वर्ष तैयार की गई थी? तो ऑप्शंस देखते हैं। दिया है 1977, 1956, 1984, 1994। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा? सी, 1984। 1984 में क्या किया गया? व्यापक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1984 में क्या की गई थी? तैयार की गई थी। और पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू आई थी? 1986 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। इसको भी ध्यान में रखना। और वो शिक्षा नीति 1992 में लागू की गई थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ पे। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर दिया है कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा कार्यवाही कार्यक्रम को किस वर्ष अद्यतन किया गया? देखो सेम क्वेश्चन आ गया। किस वर्ष किया गया? 1992 में। देखो हमने अभी डिस्कस किया पहले कि जो 1984 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई और 1986 में क्या किया गया? 1986 में उसे लाया गया और उसे लागू कब किया गया? 1992 में उस शिक्षा नीति को पूर्णतः लागू किया गया। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर दिया है कि संशोधित शिक्षा नीति में जिस राष्ट्रीय प्रणाली का प्रावधान है उसके अंतर्गत मुख्य जोर दिया गया है। किस पर दिया गया है? शिक्षा में एकरूपता लाने पर, प्रौढ़ शिक्षा को जन आंदोलन बनाने पर, सभी को शिक्षा सुलभ कराने तथा प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने पर, या उपरोक्त सभी पर। तो क्या किया गया? जो संशोधित शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें क्या किया? ये सभी बिंदुओं पर क्या किया गया था? जोर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, उपरोक्त सभी पर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर दिया है कि वर्ष 1992 की संशोधित शिक्षा नीति में मुख्य जोर दिया गया। किस पर दिया गया? बालिका शिक्षा पर, देश के सभी जिलों में नवोदय विद्यालयों की स्थापना पर, माध्यमिक शिक्षा को व्यवसाय परक बनाने पर, या उपरोक्त सभी पर। तो किस पर? उपरोक्त सभी पर। यानी कि आपको ध्यान देना है कि जो 1992 की शिक्षा नीति लागू हुई थी संशोधित, तो उसमें किस किस पर ध्यान दिया गया था? तो सब इसके कई क्वेश्चन बन सकते हैं इससे रिलेटेड। तो उसमें दिया गया था बालिका शिक्षा पर जोर दिया गया था, और देश के सभी जिलों में नवोदय विद्यालयों की स्थापना पर भी जोर दिया गया था, और माध्यमिक शिक्षा को व्यवसाय परक बनाने पर भी जोर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन से बहुत सारे और क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से समझते चलिए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर दिया है कि NPE यानी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली एक ऐसे राष्ट्रीय कार्य पाठ्यक्रम ढांचे पर आधारित है जिसमें प्रावधान है। ऑप्शंस दिए हैं। एक समान पाठ्यक्रम का, क्षेत्र विशेष के लिए विशेष घटकों का, लचीले समग्र एवं समन्वित पाठ्यक्रम का, या उपरोक्त सभी का। तो किसका प्रावधान है? उपरोक्त सभी का, जिसमें एक समान पाठ्यक्रम हो, क्षेत्र विशेष के लिए विशेष घटक हो, और लचीले एवं समग्र समन्वित पाठ्यक्रम भी हो। तो ये इसके प्रावधान है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर दिया है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा NCERT द्वारा किस वर्ष तैयार की गई थी? किस वर्ष तैयार की गई थी? 1988, 1986, 1990 या 1994। तो 1988 में तैयार की गई थी। किस वर्ष तैयार की गई थी? 1988 में तैयार की गई थी। तो आप लोगों का एक क्वेश्चन है कि NCERT की स्थापना कब हुई थी? किस सन में NCERT की स्थापना किस सन में हुई थी? आप हमें कमेंट करके बताइए कि NCERT की स्थापना किस सन में हुई थी। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCERT द्वारा किस वर्ष तैयार की गई थी? 1988। ये भी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर दिया है, सॉरी ये 1988 नहीं होगी, 2000 होगा इसका, ये 2000 होगा, सॉरी वो गलत हो गया था। 2000 हो सन, ऑप्शन नंबर सी सन 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 15 नंबर दिया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 नामक दस्तावेज किस शैक्षिक संस्था द्वारा वर्ष 2000 में तैयार किया गया था? तो अभी हमने देखो ऊपर देखा यहाँ पे, तो किस वर्ष तैयार किया गया था? किस संस्था द्वारा? NCERT द्वारा तैयार किया गया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 नामक दस्तावेज तैयार किया गया था। किसके द्वारा? NCERT द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा, मानव विकास एवं संसाधन मंत्रालय द्वारा,
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। किसके द्वारा तैयार किया गया था? हमने अभी ऊपर देखा तो एनसीईआरटी द्वारा। किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 नामक दस्तावेज तैयार किया गया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। वर्ष 1992 में राष्ट्रीय सलाहकार समिति की नियुक्ति की गई थी। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा या संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। तो किसके द्वारा की गई थी? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय सलाहकार समिति 1992 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी या नियुक्ति की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 नंबर दिया है कि वर्ष 1992 में गठित राष्ट्रीय सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? तो अभी जो हमने ऊपर समिति के बारे में बात की कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी, तो उसकी जो सलाहकार समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर ज्ञानेंद्र, डॉक्टर वी.के. पाल या प्रोफेसर डी.के. जैन। तो कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 1992 में जो गठित राष्ट्रीय सलाहकार समिति थी उसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर दिया है, बिना शिक्षा बिना बोझ नामक रिपोर्ट किस समिति ने प्रस्तुत की थी? शिक्षा बिना बोझ नामक रिपोर्ट किस समिति ने प्रस्तुत की थी? प्रोफेसर यशपाल समिति, प्रोफेसर ज्ञानेंद्र समिति, डॉक्टर वी.के. पाल समिति या उपरोक्त किसी समिति ने नहीं। तो 19 नंबर का ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर यशपाल समिति ने, जो राष्ट्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल, इन्होंने शिक्षा बिना बोझ नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 20 नंबर दिया है कि स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने तथा अधिगम की गुणवत्ता में सुधार लाने संबंधी सुझाव किस समिति ने दिया था? किस समिति ने दिया था? ऑप्शंस दिए हैं प्रोफेसर यशपाल समिति, प्रोफेसर ज्ञानेंद्र समिति, डॉक्टर वी.के. पाल समिति या उपरोक्त किसी समिति ने नहीं। तो हमने यहाँ बात कर रहे हैं प्रोफेसर यशपाल की, तो इसका भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए प्रोफेसर यशपाल। किसने कहा था कि स्कूली छात्रों के बोझ कम कर दिया जाए और जो लर्निंग है उसमें सुधार लाया जाए? तो प्रोफेसर यशपाल समिति ने कहा था, उन्होंने ये सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि प्राथमिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं। जो प्राइमरी एजुकेशन होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? ऑप्शन में देखते हैं कौन सही होगा। कि वार्तालाप एवं पारस्परिक संपर्क के लिए मातृभाषा का सम्यक ज्ञान तथा कौशल प्रदान करना, गणित की आधारभूत संक्रियाओं की योग्यता प्रदान करना, वैज्ञानिक खोज विधि को सिखाना तथा विज्ञान व तकनीकी के महत्व को समझना या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी क्या हो जाएगा? प्राथमिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य ये सभी होंगे। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। आप इनको अच्छे से समझ लीजिए, तब अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर है। 22 नंबर दिया है कि माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार के कार्य हैं। क्या कार्य हैं? राज्य सरकारों को परामर्श देना, राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, राज्य सरकारों का पथ प्रदर्शन करना एवं उन्हें नेतृत्व प्रदान करना या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी क्या है? उपरोक्त सभी, यानी कि राज्य सरकारों को परामर्श देना भी, राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना भी और राज्य सरकारों का पथ प्रदर्शन करना एवं उन्हें नेतृत्व प्रदान करना क्या है? केंद्र सरकार के माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख कार्य हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए प्रस्तावित करती है। केंद्र सरकार माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए प्रस्तावित करती है। किसको प्रस्तावित करती है या क्या प्रस्तावित करती है? शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के लिए राजकीय ब्यूरो की स्थापना, राज्यीय मूल्यांकन एकक की स्थापना, विज्ञान के राज्य संस्थान की स्थापना या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी उपरोक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी, किस सन में की गई थी? ऑप्शंस देखते हैं। जुलाई 1952 में, सितंबर 1952 में, नवंबर 1952 में या जनवरी 1954 में। तो किस में की गई थी? ऑप्शन नंबर ए जुलाई 1952 में की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना जुलाई 1952 में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अब इनको बार बार रिवाइज करते रहिए ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किन परीक्षाओं का आयोजन करती है? अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक परीक्षा, उच्चतर माध्यमिक त्रिवर्षीय कोर्स परीक्षा, बहुउद्देशीय तथा उच्चतर माध्यमिक एक वर्षीय कोर्स परीक्षा या उपरोक्त
सभी। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त जितनी भी परीक्षाएं हैं सबका आयोजन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता है, यानी कि सीबीएसई करता है। आप सीबीएसई को जानते ही होंगे, तो वही करता है। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित स्कूलों की संख्या है, कितनी है? ऑप्शन देखते हैं, 1354, 1445, 1390 या 1521, कितनी है? तो ऑप्शन नंबर 26 का ए, यानी कि 1354 है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित स्कूलों की संख्या कितनी है? 1354 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर दिया है, भारत में स्थिर 15 सैनिक स्कूलों को किस वर्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जोड़ा गया? किस वर्ष जोड़ा गया? 1968-69, 66-67, 70-71, 1974, 75 में। तो किस वर्ष जोड़ा गया माध्यमिक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से? तो ऑप्शन नंबर ए 1968-69 में किसमें जोड़ा गया? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से जोड़ा गया केंद्रीय 15 सैनिक स्कूलों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर दिया है कि भारत सरकार ने केंद्रीय विद्यालय खोलने की योजना को किसके सुझाव पर कार्यान्वित किया था? यानी कि केंद्रीय विद्यालय खोले जाने का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन देखते हैं, प्रथम वेतन आयोग, द्वितीय वेतन आयोग, चतुर्थ वेतन आयोग व पांचवा वेतन आयोग। किसने दिया था? ऑप्शन नंबर 28 दिया है कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय वेतन आयोग, दूसरे वेतन आयोग ने क्या किया था? केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस समय देश में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, कितनी है? 896, 780, 786, 995, कितनी है? 29 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, यानी 786। कितनी है केंद्रीय विद्यालयों की संख्या? 786 है। आप एक बार इसको करेक्ट कर लेना, शायद संख्या बढ़ी होगी। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर दिया है कि केंद्रीय विद्यालयों का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा, केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा या शिक्षा विभाग द्वारा? किस द्वारा किया जाता है? केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा केंद्रीय विद्यालयों का संचालन किया जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर दिया है कि कम खर्च पर शिक्षा के स्तर को कायम रखना उद्देश्य है किसका? केंद्रीय विद्यालयों का, केंद्रीय विद्यालय संगठन का, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का या नवोदय विद्यालय का? तो किसका है? हम पढ़ रहे हैं केंद्रीय विद्यालय। तो केंद्रीय विद्यालय का क्या है उद्देश्य? कि कम खर्च पर शिक्षा के स्तर को कायम रखा जाए। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक जिले में स्थापित कम से कम एक सह शिक्षा आवासीय विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? नवोदय विद्यालय, नवाचार विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय या आवासीय विद्यालय? तो ऑप्शन नंबर ए नवोदय विद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालयों का संचालन किया जाता है किसके द्वारा? नवोदय विद्यालय समिति द्वारा, केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा या NCERT द्वारा? तो किसके द्वारा किया जाता है? नवोदय विद्यालय समिति द्वारा। अगर नवोदय विद्यालय है तो उनके द्वारा, अगर समिति बनी है तो उसके द्वारा ही उन विद्यालयों का संचालन किया जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि नवोदय विद्यालय समिति किसके अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केंद्रीय विद्यालय संगठन, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश? तो किसके अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर दिया है कि नवोदय विद्यालयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? प्रतिभावान बच्चों को श्रेष्ठ शिक्षा उपलब्ध करवाना, त्रिभाषाई फार्मूले के अनुसार 3 भाषाओं में उचित योग्यता, अनुभव तथा सुविधाओं के आधार पर शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र के रूप में कार्य करना या उपरोक्त सभी? तो क्या है? उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर डी का उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर है कि माध्यमिक शिक्षा केंद्रीय बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों के लिए पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा, केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा? तो किसके द्वारा किया जाता है? 36 नंबर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि NCERT
एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर है कि देश का पहला खुला विद्यालय किस वर्ष खोला गया। देश का पहला खुला विद्यालय किस वर्ष खोला गया और कहाँ खोला गया, इसके बाद वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 1979, 1851, 1984 या 1990 में। तो देश का पहला खुला विद्यालय कहाँ या किस वर्ष खोला गया, किस वर्ष खोला गया, 1989 यानी कि 79, 80 यानी कि 1979 में खोला गया। और देश का पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया, तो ऑप्शन नंबर इसका बी, दिल्ली में खोला गया। कहाँ खोला गया, दिल्ली में खोला गया। और किस वर्ष खोला गया, 1979 में यानी कि 1979। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 दिया है। क्वेश्चन नंबर 39 की राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा क्षेत्रीय प्रशिक्षण कॉलेजों की स्थापना की गई। कहाँ की गई, अजमेर तथा भोपाल में, भुवनेश्वर में, मैसूर में या उपरोक्त सभी स्थानों पर। तो कहाँ की गई, भुवनेश्वर में यानी उड़ीसा के भुवनेश्वर में की गई। ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी स्थानों पर। उपरोक्त सभी स्थानों पर यानी कि अजमेर तथा भोपाल में भी, भुवनेश्वर में भी और मैसूर में भी, यानी उपरोक्त सभी स्थानों पर एनसीईआरटी के द्वारा क्षेत्रीय प्रशिक्षण कॉलेजों की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, 40 नंबर दिया है कि देश में 15 माध्यमिक शिक्षा परिषदों की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी। किसकी सिफारिश पर की गई थी, कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो किसकी सिफारिश पर की गई थी 15 माध्यमिक शिक्षा परिषदों की स्थापना, कलकत्ता विश्वविद्यालय की सिफारिश पर देश में 15 माध्यमिक शिक्षा परिषदों की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, सामान्यतः विद्यालय की संस्थाएं हैं, सामान्यतः विश्वविद्यालय की संस्थाएं हैं सीनेट या कोड, सिंडिकेट या कार्यकारिणी परिषद, संकाय या उपरोक्त तीनों। तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 41 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा, राइट होगा। तो इस तरह दोस्तों हमने यूनिट जो 6 है पेपर 3 की वो हमने देखा। तो इसके बाद जो हम यूनिट 7 पढ़ने वाले हैं, यूनिट 7 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी इससे बहुत अधिक मदद मिल सके। तो आइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 यूनिट है शैक्षिक पर्यवेक्षण यानी एजुकेशनल सुपरविजन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन का अर्थ होता है, सुपरविजन का अर्थ होता है, क्या होता है, उच्च और दृष्टि या उत्कृष्ट या निरीक्षण, उत्कृष्ट निरीक्षण। तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी, उच्च और दृष्टि। सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण का अर्थ होता है उच्च और दृष्टि, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 2 नंबर, वह उच्च बुद्धि जो विद्यालय को गति प्रदान करती है, वह उच्च बुद्धि जो विद्यालय को गति प्रदान करती है कहलाती है, क्या कहलाती है, अवलोकन, निरीक्षण, पर्यवेक्षण या अनुकरण, क्या कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी पर्यवेक्षण कहलाती है या सुपरविजन कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि वह दिव्य दृष्टि जिसके द्वारा पर्यवेक्षक संपूर्ण विद्यालयी व्यवस्था के सूक्ष्म तत्वों तथा तत्संबंधी समस्याओं का अध्ययन करता है तथा उसका समाधान प्रस्तुत करता है कहलाता है, क्या कहलाता है, पर्यवेक्षण, अवलोकन, निरीक्षण या अनुश्रवण। तो क्या कहलाता है, सुपरविजन कहलाता है यानी कि पर्यवेक्षण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, पर्यवेक्षण का लक्ष्य होता है, क्या होता है, समस्याओं का समाधान करना, समस्याओं के समाधान के लिए उपयुक्त सुझाव देना या सुझावों को व्यवहार में लाने के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना या उपरोक्त सभी। तो क्या होता है पर्यवेक्षण का लक्ष्य, ये तीनों पर्यवेक्षण के लक्ष्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा है कि पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षा का विकास है, किसने कहा है, बर्टन ने, वाइल्ड ने, एडम्स ने या जस्ट मैन ने कहा है, किसने कहा है, तो बर्टन ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर दिया है
कि पर्यवेक्षण करने का अर्थ शिक्षकों के विकास का समन्वय, उत्प्रेरण तथा निर्देशन है। यह परिभाषा दी गई है किसके द्वारा? बर्टन के द्वारा, ब्रिग्स और जेस्टमाइन द्वारा, एडम्स एवं डिक्की द्वारा, उपरोक्त में से किसी के द्वारा भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, ब्रिग्स और जेस्टमाइन के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर है कि पर्यवेक्षण वह क्रिया है जिसका उद्देश्य शिक्षकों को अपना कार्य उत्तम ढंग से करने में सहायता करना है। पर्यवेक्षण वह क्रिया है जिसका उद्देश्य शिक्षकों को अपना कार्य उत्तम ढंग से करने में सहायता करना है। ये किसके द्वारा कहा गया है? वाइल्ड के द्वारा, बर्टन के द्वारा, एडम्स डिक्की के द्वारा या ब्रिग्स के द्वारा। किसका कथन है ये? तो ऑप्शन नंबर ए, वाइल्ड का कथन है या वाइल्ड की परिभाषा है ये। अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर दिया है कि किसने कहा है कि पर्यवेक्षण शिक्षण के विकास का नियोजित कार्यक्रम है, यानी सुपरविजन एजुकेशन के डेवलपमेंट का नियोजित कार्यक्रम है। किसने कहा है? एडम्स एवं डिक्की ने, वाइल्ड ने, मैकार्थी ने या शिक्षा शब्दकोश ने। तो किसने कहा है? एडम्स एवं डिक्की ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि पर्यवेक्षण के मुख्य विषय हैं छात्र तथा सीखने की विधियां, पाठ्यक्रम का संगठन तथा सीखने की विधियां, प्रयुक्त संसाधन एवं शिक्षण की परिस्थितियां, उपरोक्त सभी। तो 9 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ये राइट आंसर हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 10 नंबर कि पर्यवेक्षण शिक्षा अधिकारियों द्वारा किया गया वह प्रयास है जिसमें शिक्षकों तथा शिक्षा से व्यक्तियों के विकास हेतु प्रेरणा, शिक्षा के उद्देश्यों का चयन और सुधार, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि तथा मूल्यांकन में सुधार की क्रियाएं सम्मिलित हैं। यह परिभाषा दी गई किसके द्वारा? मेसी फालेड, शिक्षा शब्दकोश, बर्टन या वाइल्ड के द्वारा। किसके द्वारा दी गई? शिक्षा शब्दकोश के द्वारा ये परिभाषा दी गई। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा शब्दकोश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 11 नंबर, विस्तृत अर्थों में पर्यवेक्षण का उद्देश्य है, क्या है? शिक्षण का मार्गदर्शन, प्रशिक्षण द्वारा शिक्षकों का विकास, शिक्षण संस्थाओं के लिए उद्देश्यों का निश्चयन या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 11 का डी, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन राइट हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 12 नंबर दिया है कि पर्यवेक्षण के अंतर्गत आने वाली क्रियाएं हैं, क्या हैं? शिक्षण कार्य का पर्यवेक्षण, विद्यालय वातावरण का पर्यवेक्षण, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का पर्यवेक्षण या उपरोक्त तीनों। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, उपयुक्त तीनों ऑप्शन सही हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर दिया है 13 नंबर दिया है कि पर्यवेक्षण के कुछ अन्य उद्देश्य हैं, कौन से? देखते हैं ऑप्शंस में कौन सही होगा। कि विद्यालय की पंजियों का पर्यवेक्षण, विद्यालय के उपकरणों एवं साज सज्जा का पर्यवेक्षण, छात्रों के विकास का पर्यवेक्षण या उपरोक्त सभी। तो पर्यवेक्षण के कुछ अन्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 13 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ये तीनों राइट आंसर हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर दिया है कि पर्यवेक्षण के प्रकार हैं आधिकारिक शिक्षा पर्यवेक्षण, रचनात्मक शिक्षा पर्यवेक्षण, वैज्ञानिक शिक्षा पर्यवेक्षण या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि पर्यवेक्षण का परंपरागत रूप कौन सा है? आधिकारिक शिक्षा पर्यवेक्षण, नेतृत्व शिक्षा पर्यवेक्षण, संकेतात्मक शिक्षा पर्यवेक्षण या रचनात्मक शिक्षा पर्यवेक्षण। तो पर्यवेक्षण का परंपरागत रूप कौन सा है? आधिकारिक शिक्षा पर्यवेक्षण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर दिया है कि किस पर्यवेक्षण में निरीक्षक तथा शिक्षक द्वारा निश्चित आदेशों तथा कार्यविधियों के आलंबन पर अधिक बल दिया जाता है? तो किस पर्यवेक्षण में? ऑप्शंस देखते हैं कि आधिकारिक शिक्षा पर्यवेक्षण, रचनात्मक शिक्षा पर्यवेक्षण, वैज्ञानिक शिक्षा पर्यवेक्षण या नेतृत्व शिक्षा पर्यवेक्षण। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए, आधिकारिक शिक्षा पर्यवेक्षण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर दिया है कि किस पर्यवेक्षण में पर्यवेक्षक को सभी बातों का ज्ञाता मान लिया जाता है तथा जो आज्ञा वह करता है उचित मान ली जाती है? किस पर्यवेक्षण में? आधिकारिक पर्यवेक्षण में या रचनात्मक पर्यवेक्षण में या वैज्ञानिक पर्यवेक्षण में या उपरोक्त सभी में? तो ऑप्शन नंबर इसका ए, आधिकारिक पर्यवेक्षण में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आधिकारिक शिक्षा पर्यवेक्षण के मुख्य लाभ हैं कार्य व्यवस्था का सुलभ कर रहना, समय तथा साधन दोनों की बचत होना, प्रभुत्व के उपयोग के कारण कार्य का शीघ्र होना या उपरोक्त सभी। तो किसका है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ऑप्शन क्या हैं? सही हैं, यानी कि आधिकारिक शिक्षा पर्यवेक्षण के तीनों क्या है? मुख्य
लाभ हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर दिया है कि आधिकारिक शिक्षा पर्यवेक्षण के मुख्य गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं? ऑप्शंस देखते हैं। दिया है कि नियोजन का सरलता से तथा विधियों के अनुसार किया जाना संभव होना, एक निश्चित स्तर तक सुधार संभव होना, प्रगति का शीघ्रता से होने की संभावना या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, 20 नंबर दिया है कि आधिकारिक शिक्षा पर्यवेक्षण के मुख्य दोष हैं। कौन से दोष हैं? आधिकारिक शिक्षा पर्यवेक्षण के मुख्य दोष हैं कौन से? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस दिया है विशेष मनोवृत्ति से प्रभावित होना, एकांगी, दुरूह एवं असंगत होना, शिक्षकों के लिए कार्य प्रयोग की स्वतंत्रता का अभाव होना, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 21 नंबर दिया है कि किस पर्यवेक्षण में यह विश्वास व्यक्त किया जाता है कि प्रत्येक शिक्षक, बालक तथा प्रत्येक संरक्षक गुप्त रचनात्मक शक्ति रखता है। तो ऑप्शंस दिए हैं रचनात्मक पर्यवेक्षण में, वैज्ञानिक शिक्षा पर्यवेक्षण में, नेत्र शिक्षा पर्यवेक्षण में, संकेतात्मक शिक्षा पर्यवेक्षण में। तो क्या होगा? ऑप्शन ए रचनात्मक शिक्षा पर्यवेक्षण में यानी रचनात्मक पर्यवेक्षण में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर दिया है कि कौन सा पर्यवेक्षण तथा शिक्षण के क्षेत्र में नवीन एवं मौलिक बातों को लाता है तथा परंपरागत प्राचीन बातों के आलंबन पर बल नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी रचनात्मक शिक्षा पर्यवेक्षण ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, 23 नंबर दिया है कि रचनात्मक शिक्षा पर्यवेक्षण के कार्य हैं। ऑप्शन ए दिया है कि शिक्षकों को अधिक प्रभावी शिक्षण प्रविधियों तथा कार्यों का अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित करना, या शिक्षकों को रचनात्मक कार्यों के लिए पुरस्कार देना, या छात्रों की रुचियों के विकास में शिक्षकों को आवश्यक सहयोग देना, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 24 नंबर दिया है कि रचनात्मक शिक्षा पर्यवेक्षण के मुख्य लाभ हैं। क्या हैं? ऑप्शंस में यह शिक्षकों को पाठ्यक्रम, मूल्यांकन आदि की विधियों के बारे में स्वतंत्र ढंग से सोचने का अवसर देता है, या फिर शिक्षकों को अपने ढंग से कार्य करने की स्वतंत्रता देता है, या फिर यह शिक्षकों में आत्मविश्वास तथा आत्म मूल्यांकन की क्षमता का विकास करता है, या उपरोक्त सभी। तो 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी उपरोक्त सभी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर दिया है प्रश्न कि रचनात्मक शिक्षण पर्यवेक्षण के मुख्य दोष हैं। क्या दोष हैं? स्वतंत्रता का दुरुपयोग होने की अधिक संभावना, प्रयोगों में अधिक समय तथा व्यय का होना, योग्य पर्यवेक्षकों का अभाव, या उपरोक्त सभी। तो रचनात्मक शिक्षण पर्यवेक्षण के कौन से दोष हैं? उपरोक्त सभी रचनात्मक शिक्षण पर्यवेक्षण के मुख्य दोष हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 26 नंबर दिया है कि किस पर्यवेक्षण की यह मान्यता है कि शालाओं के छात्रों में अन्वेषण करने की रुचि तथा वैज्ञानिक आदतों एवं प्रवृत्तियों के प्रभावी उपयोग के कौशलों का समुचित विकास किया जाए। किसमें? रचनात्मक शिक्षा पर्यवेक्षण में, वैज्ञानिक शिक्षा पर्यवेक्षण में, नेत्र शिक्षा पर्यवेक्षण में, या संकेतात्मक शिक्षा पर्यवेक्षण में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वैज्ञानिक शिक्षा पर्यवेक्षण ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर दिया है कि एयर ने वैज्ञानिक शिक्षा पर्यवेक्षण के आधार माने हैं। किसे माना है? लचीलापन तथा नियोजन, वस्तुनिष्ठता, मूल्यांकन, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी उपरोक्त सभी इन तीनों को क्या माना है? शिक्षा पर्यवेक्षण के वैज्ञानिक शिक्षा पर्यवेक्षण के आधार माने हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 28 नंबर दिया है कि वैज्ञानिक शिक्षा पर्यवेक्षण के मुख्य गुण हैं। लचीलापन, सुनियोजित एवं वस्तुनिष्ठ होना, वस्तुनिष्ठ निर्णय को आवश्यक मानना, प्रामाणिकता का अधिक होना, या उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी आंसर ऑप्शन राइट है, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर दिया है कि वैज्ञानिक शिक्षा पर्यवेक्षण में क्या दोष हैं। वैज्ञानिक शिक्षा पर्यवेक्षण में क्या दोष हैं? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में दिया है कि अनेक क्षेत्रों में अभी तक वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग न होना, या वैज्ञानिक विधियों का नगण्य होना, या फिर आधिकारिक तथ्यों के आधार पर लिए गए निर्देशों में शंका का स्थान हो, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 30 नंबर कि किस पर्यवेक्षण में शिक्षकों की समस्याएं प्रस्तुत होने के पूर्व ही उनके समक्ष रखकर उनको सचेत किया जाता है। किस पर्यवेक्षण में?
नेतृत्व शिक्षा पर्यवेक्षण, संकेतात्मक शिक्षा पर्यवेक्षण, वैज्ञानिक शिक्षा पर्यवेक्षण या रचनात्मक शिक्षा पर्यवेक्षण। तो ऑप्शन नंबर इसका बी, संकेतात्मक शिक्षा पर्यवेक्षण। किस पर्यवेक्षण में? रचनात्मक संकेतात्मक शिक्षा पर्यवेक्षण में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 31 नंबर दिया है कि संकेतात्मक शिक्षा पर्यवेक्षण में क्या दोष पाए जाते हैं? क्या दोष हैं? ऑप्शंस देखते हैं कि पूर्व संकेत मिल पाने में कठिनाई, पर्यवेक्षकों तथा शिक्षकों में अत्यधिक कुशलता की अपेक्षा जिसकी पूर्ति असंभव हो, या पूर्व संकेतों के मिल पाने की कठिनाई के कारण इसकी उपयोगिता बहुत सीमित है, और उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी क्या है? संकेतात्मक शिक्षा पर्यवेक्षण में ये प्रमुख तीनों दोष हैं। तीनों ऑप्शन क्या हैं? दोष हैं। ये राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर दिया है कि नेतृत्व शिक्षा पर्यवेक्षण के मुख्य गुण हैं। नेतृत्व शिक्षा पर्यवेक्षण के मुख्य गुण हैं कौन से? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया है कि शिक्षण संबंधी नवीन गतिविधियों से परिचित करवाता है, यह यथार्थवादी होता है, या छात्रों तथा शिक्षकों को समाज के साथ जोड़ता है, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर दिया है कि नेतृत्व शिक्षा पर्यवेक्षण के मुख्य दोष क्या हैं? क्या दोष हैं? अभी गुण देख रहे थे हम, इसके बाद आ गया दोष क्या है नेतृत्व शिक्षा पर्यवेक्षण के। तो नेतृत्व का हमेशा निस्वार्थी एवं उत्तम होना संभव नहीं है, क्या ये दोष है? या फिर नेतृत्व की क्षीणता शिक्षा को भी क्षीण बना देती है, या अत्यधिक सत्ता का उपयोग, या उपरोक्त सभी। तो क्या है नेतृत्व शिक्षा पर्यवेक्षण के दोष? ये उपयुक्त सभी, ये तीनों मुख्य दोष हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता किन कारणों से होती है? शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता किन कारणों से होती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में दिया है कि सामाजिक आवश्यकताओं के कारण, अध्यापकों पर अधिभार के कारण, नवीन शिक्षण विधियों के विकास के कारण, या उपरोक्त सभी कारणों से। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता किन कारणों से? उपरोक्त सभी कारणों से होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन दिया है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण के कार्यक्षेत्र को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। शैक्षिक पर्यवेक्षण के कार्यक्षेत्र को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं कौन है? नेतृत्व कौशल, प्रबंधकीय ज्ञान का अभाव, पर्यवेक्षण की निकटता, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, उपरोक्त सभी क्या है? शैक्षिक पर्यवेक्षण के कार्यक्षेत्र को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर दिया है, पर्यवेक्षण का क्षेत्र किन बातों तक विस्तृत है? पर्यवेक्षण का क्षेत्र किन बातों तक विस्तृत है? शिक्षण कार्य, पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया, विद्यालय वातावरण, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 36 का डी, उपरोक्त सभी। कहाँ तक विस्तृत है? शिक्षण कार्य तक विस्तृत है, पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया भी हैं शामिल हैं, विद्यालय वातावरण भी शामिल है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर दिया है कि एक पर्यवेक्षक को अपने व्यवसाय से संबंधित किन कार्यों को करना पड़ता है? एक पर्यवेक्षक को अपने व्यवसाय से संबंधित किन कार्यों को करना पड़ता है? कक्ष निरीक्षण करना, शिक्षक गोष्ठियों का आयोजन करना, कार्यालय कार्य का संचालन, या उपरोक्त सभी। तो 37 का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, पेकहम ने शैक्षिक पर्यवेक्षण के कितने सिद्धांतों का उल्लेख किया है? 5, 6, 8 या 10। तो 38 का ऑप्शन नंबर डी कितने हैं? 10। कितने का किया है? 10 का किया है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 दिया है कि 39 नंबर दिया है कि आर बर्टन तथा बुकर ने पर्यवेक्षण के कितने सिद्धांत बताए हैं? 4, 5, 6 तथा 3। तो आर बर्टन तथा बुकर ने पर्यवेक्षण के कितने प्रकार बताए हैं? तो 4 प्रकार बताए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर दिया है कि ब्रिग्स तथा जस्टमैन ने शैक्षिक पर्यवेक्षण के कितने सिद्धांत बताए हैं? कितने सिद्धांत बताए हैं कि ब्रिग्स तथा जस्टमैन ने शैक्षिक पर्यवेक्षण के सिद्धांत बताए हैं? क्या कि सहकारिता, लचीलापन, उत्साहवर्धन या उत्साहवर्धक एवं प्रभावी, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, उपरोक्त सभी, ये इसका राइट आंसर है। यानी कि ब्रिग्स तथा जस्टमैन ने शैक्षिक पर्यवेक्षण के सिद्धांत बताए कौन से? सहकारिता भी है, लचीलापन भी है, उत्साहवर्धक एवं प्रभावी है। ये क्या है? ब्रिग्स तथा शैक्षिक पर्यवेक्षण के
सिद्धांत हैं। तो दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन थे यूनिट 6 और 7 के पेपर 3 के। तो इस वीडियो को आप जो है बार बार रिवाइज करते रहिए ताकि आप जो है आसानी से अपने प्रश्नों को हल कर सकें। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। एक सूचना थी कि क्या आप लोग ये चाहते हैं कि जो प्लानर की जो सीरीज है क्या उसके भी वीडियो हम बनाएं या उसकी भी सीरीज लेकर आएं, कि ताकि आप उसके भी जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्लानर के एग्ज़ाम टाइम जो एग्ज़ाम गोल्ड की प्लानर है उसके भी, तो अगर आप चाहते हैं कि उसके भी वीडियो हम लेकर आएँ तो आप जल्दी से जल्दी आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम उसके भी वीडियो लाकर आपको देंगे। आप उससे भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, उसके भी मैराथन जो हम वीडियो बना देंगे 4-5, और वीडियो से चारों पाँचों जितने भी 4 पेपर हैं सभी की हम वीडियो जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम प्लानर के वीडियो भी लाएँ तो आप जो है कमेंट करके हमें अवश्य बता दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।